नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चर्चा करेंगे रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी के लिए। आज एक बेहतरीन सा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक। विद्वान साथियों, अभी जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमने एसएसटी का जो है वो लगभग जो है वो 70 से 75% जो कोर्स है वो कवर कर लिया है। अगर आपने सारे सेशन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से जाके आप कंप्लीट एसएसटी, जिसमें आपका पॉलिटी, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है वो वाला पार्ट और बाकी जितने भी पार्ट है वो सारे के सारे आप कवर कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और हमारी सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने अध्ययन को और बेहतर बना सकते हैं। महेश सैनी जी कैसे हैं आप? प्रिया यादव जी, इंदू जी कैसे हैं? एंड शांतिलाल जी कैसे हैं? गोविंद सैनी जी का शिष्य, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपका नाम आपकी पहचान है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, हालांकि आप मेरा नाम रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास के या मेरे परिवार के हर बच्चे की अपनी व्यक्तिगत पहचान हो। तो अपना नाम लिख लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन सुरेंद्र कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप सहारण, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? एंड निकू कैसे हैं आप? एंड बाकी जितने भी, महेंद्र सिंह है, राजेश जी है, पाही है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। बिल्कुल, ये जो जितने भी क्लास, देखो एक बात तो, आप चैनल पे हो सकते हैं कि कुछ बच्चे नए हैं, लेकिन हमारे चैनल पर केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं हम, और सबसे ऊपर लिखा भी है रीट मुख्य परीक्षा 2023। बस, इसके अलावा कोई वीडियो, कोई क्लास, कोई चर्चा, कोई बात कुछ नहीं मिलेगी आपको। हम केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करवाते हैं एक टाइम में। इसीलिए अब रीट की तैयारी करवा रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो रीट मुख्य परीक्षा की ही चर्चा होगी। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई बात नहीं होगी कि किस एग्जाम में क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। एक दिमाग, एक लक्ष्य, और उस लक्ष्य पर ही अपन जो है वो फोकस करके रखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन में। और सुजाता जी कह रहे हैं कि प्लीज बताएं आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देखिए हमारे सेशन रीट लेवल सेकंड और रीट लेवल फर्स्ट का लगभग जो है वो रीट लेवल सेकंड का तो लगभग 70 से 75% सिलेबस कवर हो ही चुका है, और रीट लेवल फर्स्ट के अंदर विद्यालय विषय बचे हैं, वो भी हम निरंतर करवा रहे हैं आपकी क्लासेस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के बारे में। और ये जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर जो है आपका 7 से। कौन से चैप्टर से? 7 नंबर चैप्टर से शुरू करेंगे। और इस तरीके से हम जो है अब तक 44 सेशन कर चुके हैं, यानी केवल एसएसटी सब्जेक्ट की आपकी जो है वो 44 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आज के सेशन पर। देखिए, ये सारे सेशन जो हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं और आज चर्चा कर रहे हैं। देखो, चैप्टर नंबर 7 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। और ये सारे चैप्टर, जितने भी हमारी पीडीएफ फाइल्स हैं, जितने भी हमारे नोट्स हैं, उन सबको आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं और उनसे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, अगर आपको इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। देखिए, बौद्ध संगति, कल हम सेशन कर रहे थे जिसमें हमने क्या चर्चा की थी? बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा की थी। लेकिन बौद्ध धर्म जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें जो है वो जब हम बौद्ध धर्म कल पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज हमारी रह गई है, और वो क्या चीज रह गई है? बौद्ध संगतियां रह गई है। तो पहले आज बौद्ध संगतियों की चर्चा करते हैं
और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रीट में भी पूछा गया था, बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, उस बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो किसकी अध्यक्षता में हुई। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं इन सेशनों में। तो आइए बौद्ध धर्म से संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करते हैं। सुजाता जी, सब कुछ लिखा हुआ है सेशन के शुरुआत में। जब आप किसी क्लास में जाते हो तो उसका पहला जो टाइटल है उस पे लिखा हुआ है रीट मुख्य परीक्षा 2023, और फिर आप पूछते हो कि ये क्या क्लास रीट की है क्या, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, संगति बौद्ध जो संगति है उसका अर्थ क्या है, साथ साथ चलना। बौद्ध संगति का क्या अर्थ है, साथ साथ चलना। क्या अर्थ है, साथ साथ चलना। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की जो है वो शुरुआत होती है, और इन बौद्ध संगतियों के माध्यम से जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर जो मतभेद आए, जो एरर आए, उनको दूर करने का प्रयत्न जो है वो निरंतर किया जाने लगा चर्चाओं के माध्यम से। तो देखिए, बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति है, जिसका शाब्दिक अर्थ शांत हो जाना या बुझ जाना है। निर्वाण की प्राप्ति पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबंद करने यानी उनको लिखने और बौद्ध भिक्षुओं में आ रहे मतभेद को दूर करने तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन महासभाओं का आयोजन हुआ उन्हें बौद्ध संगति कहा गया, और कुल 4 बौद्ध संगतियां जो है वो हुई है। पहला क्वेश्चन, कितनी बौद्ध संगतियां हुई है, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई है, ये आप जरूर याद रखना। दूसरी बात, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। नहीं, शिक्षण विधियों में आप पहले थोड़ा सा शिक्षण विधियों में परिवर्तन है। रीट में जो शिक्षण विधियां थी और अब जो रीट मुख्य परीक्षा में शिक्षण विधि है उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो वो मत पढ़ो आप, मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा शिक्षण विधियां, क्योंकि उनमें और इनमें थोड़ा अंतर है, टॉपिक अलग है। क्या है, टॉपिक अलग है, ठीक है। देखिएगा, देखो, प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई। पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई। कहां की गई, राजगृह में आयोजित की गई। इसका आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, कौन सा स्थान है, राजगृह के अंदर भी स्थान कौन सा है, सप्तपर्णी गुफा के अंदर इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और यह बौद्ध संगति जो है मगध के शासक अजात शत्रु के शासनकाल में हुई मोस्ट है। जितने भी लाइनें हाईलाइट की हुई है वो सारी मोस्ट है, और इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, महाकश्यप है। ये सारी लाइनें मोस्ट है। महाकश्यप अध्यक्ष यानी अध्यक्षता की, शासक कौन थे, अजात शत्रु, कहां हुई, राजगृह में हुई, किस स्थान पर हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई। ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए ताकि आपको याद रहे और आप पेपर में सही कर पाओ। ऑलराउंडर वाला मामला नहीं है फिलहाल, ऑलराउंडर वाला मैटर नहीं है। देखो, मैं खुद जो है 2011 से लेकर 2022 तक के मैंने सारे पेपर दिए, तो रीट को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और रीट का जो सिलेबस है वो बहुत बार मैंने खुद ने पढ़ा है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं है कि कोई आरएस की तैयारी करवा पा रहे हैं। भाई, जो सब्जेक्ट है, जिस चीज को आप पिछले 10 सालों से पढ़ते आ रहे हो, वो पढ़ाना इतना कठिन नहीं होता है। इसीलिए रीट का पूरा सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी मैं हिंदी का नहीं करवा रहा हूं, मैं इंग्लिश का नहीं करवा रहा हूं, संस्कृत का नहीं करवा रहा हूं, मैथ साइंस का नहीं करवा रहा हूं। क्यों नहीं करवा रहा हूं, वो मुझे नहीं आता है। तो जो चीज मुझे थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूं और उससे आपकी सहायता हो सकती है, बस उतना ही बता रहा हूं। मनोविज्ञान पिछले 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, एसएसटी तो अपना सब्जेक्ट ही है, आर्ट से हो तो हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कोई मैटर ही नहीं है। इसके अलावा बचा क्या है, मनोविज्ञान और एसएसटी, 2 ही तो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अब एसएसटी के अलावा राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, अपने
ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट रहे और हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आज 15 साल हो गए। तो इसीलिए रीट का सिलेबस करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर मैथ होता, साइंस होता, अंग्रेजी होता तो हम नहीं करवाते, और नहीं करवा रहे हैं हम बाकी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको भाई ट्रस्ट हो तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ऐसा सोचेंगे कि सर तो सारा ही करवा रहे हैं, तो जितना अपने बस में है उतना करवा रहे हैं, और जितना करवा रहे हैं उतना बेस्ट करवा रहे हैं, और 100% क्वेश्चन आएंगे, और आए हैं रीट 2021, रीट 2022 में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस प्रथम बौद्ध संगति के अंदर क्या किया गया? प्रथम बौद्ध संगति के अंदर महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको संकलन किया गया, यानी उनको लिखा गया, और एक साहित्य में या एक बुक में जो है उसको सजोया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन करके विभाजन किया गया, जिन्हें पीटक कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है पीटक का संबंध किससे है? पीटक का संबंध किससे है? तो पीटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को विभाजित करके एक ग्रंथ में संग्रहित किया गया, और इसे ही क्या कहा गया? पीटक कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिपीटक है। कितने पीटक है? त्रिपीटक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन देना चाहता है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित 3 पिटकों की रचना हुई, तो प्रथम बौद्ध संगति में कितने पिटकों की रचना हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटक की रचना हुई और 1 पिटक की रचना आगे हुई। बिल्कुल बलवंत जी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, और आप सबकी भी जय। ठीक है, देखिए त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? पिटक का अर्थ समझ गए आप? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, और उसको नाम क्या दिया गया? पिटक दिया गया। सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आनंद ये लेखक थे, आनंद ने किस पिटक का जो है संकलन किया? आनंद ने किस पिटक का संकलन किया? सूत पिटक का संकलन किया। दूसरा क्वेश्चन, सूत पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित किन विषयों पर चर्चा की गई है? सूत पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित किन विषयों पर चर्चा की गई है? तो सूत पिटक में जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा किस पिटक में की गई है? तो ये की गई है सूत पिटक में की गई है। लेवल फर्स्ट के लिए भी आप करवाते हैं सिलेबस, बिल्कुल। लेवल फर्स्ट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान और आईटी यानी तक वो क्या है, सूचना इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है। ये सारे टॉपिक हमने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और आपके फर्स्ट लेवल के जो सब्जेक्ट हैं उसमें हम आपको कुछ सब्जेक्ट करवाने का प्रयत्न करेंगे, वो भी अगले महीने। बाकी जो कॉमन टॉपिक है वो हमने सारे करवा दिए हैं आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को किस पिटक में संग्रहित किया गया है? सूत पिटक में। इसके बाद दूसरा जो पिटक आता है वो कौन सा आता है? विनय पिटक। कौन सा आता है? विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन जो है वो उपाली ने किया था। ठीक है, और इसमें क्या है? भिक्षुओं के आचार विचार के नियम है। बौद्ध भिक्षुओं के नियमों को किस पिटक में संकलित किया गया है? कोई भी वीडियो हिडन नहीं है, कोई भी वीडियो हिडन नहीं है। हिडन वाला कोई मैटर ही नहीं है। देखो, ना कोई अपना ऐप है, ना कोई अपनी बुक है, ना कोई कोई प्लेट आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो फिर हिडन करेंगे क्यों? हिडन करने का कोई कारण नहीं है ना। अगर मान लो हिडन कौन करता है? जो ये चाहता है कि YouTube पर बच्चे देखें और फिर आके उनका ऐप खरीदे। वो अध्यापक क्या करते हैं? अपने कुछ वीडियो हिडन कर देते हैं, कुछ वीडियो प्राइवेट कर देते हैं, ताकि बच्चे वहां पर नहीं देखेंगे, तो वो फिर बच्चे मजबूर हो जाएंगे कहां पर? ऐप पर आने के लिए। तो अपना तो कोई ऐप ही नहीं, तो कोई हिडन वीडियो नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई हमने वीडियो पहले शेड्यूल किया लेकिन बाद में उसको हमने क्लास को किया नहीं किसी कारणवश, तो वो वीडियो वहां पर आपको दिख सकता है। फिर भी आपको ऐसा कोई दिख रहा है, ऐसा कोई वीडियो दिख रहा है जो हिडन है, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम उसको देखेंगे। बाकी कोई भी वीडियो हिडन नहीं है, ये मैं 100% कह सकता हूं आपको। तो जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके रूल दिए गए हैं कि वो कैसे क्या क्या कार्य जो है वो करने वाले हैं। इसके बाद देखो, इस प्रकार के प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप
की अध्यक्षता में राजगृह में। अब इसमें कितने क्वेश्चन याद करने के हो गए? पहला क्वेश्चन हो गया आपका ये, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, तीसरा क्वेश्चन हो गया ये, चौथा क्वेश्चन हो गया ये, पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया ये, पांचवा क्वेश्चन, और ये छठा क्वेश्चन सूत पीटक, और ये जो है वो सातवां क्वेश्चन। यानी 7 क्वेश्चन तो मोटे मोटे बनते हैं, और 2-3 क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, जैसे कितने पीटक है, 3 पीटक है, सूत पिटक के लेखक कौन है, आनंद है, सूत पिटक में क्या लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है ना। इस तरीके से बनाते हैं तो लगभग जो है 10 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये एनसीईआरटी के चैप्टर का भाग है। 10 क्वेश्चन इस एक स्लाइड से बन रहे हैं। अब मान लो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो, जैन धर्म पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इस तरीके से होना चाहिए कि टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी बना रहा है वो आपके सामने होने चाहिए, ताकि पेपर में जब जाओ तो कुछ भी बचे नहीं। टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा जाए कि टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ बचे नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई है वो कहां पर हुई है? वो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, कहा? वैशाली में हुई है, याद रखना। कहां पर हुई है? वैशाली में। और महात्मा बुद्ध के 100 वर्षों के बाद हुई है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु को 100 वर्ष हो गए, तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में आयोजन की गई। ठीक है, क्यों की गई? क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जो आचार विचार थे उनमें मतभेद पैदा होने लगे। ठीक है, क्या होने लगे? मतभेद पैदा होने लगे, और इन सभा को बुलाने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं में आए विभिन्न मतभेदों को दूर करना था। इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो काला कोस के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? काला शोक। किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में हुआ था। और इस संगीति के बाद भिक्षु संघ 2 संप्रदाय में बंट गया। कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो 2 भागों में विभाजित हो गए, और वो 2 भाग कौन से हैं? एक तो हो गया थेरवादी, एक तो हो गया थेरवादी, और दूसरा हो गया महासाधिक। क्या हो गया? महासाधिक या सर्वास्तिवाद। संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सावक मीर थे। कौन थे? शावक मीर या सर्वकामिनी। क्या थी? सर्वकामिनी। ये बौद्ध संगीति हो गई। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कहां हुई? वैशाली में। कितने वर्ष बाद हुई? 100 वर्ष बाद। मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करना। इसके जो शासक कौन थे? शासनकाल किसका था? काला शोक का शासनकाल था। 2 भागों में बंट गया, और जो महासाधिक जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति आती है। तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो होता है आपका मौर्य शासक अशोक के काल में। महत्वपूर्ण है, सम्राट अशोक हम पढ़ भी रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सम्राट अशोक के काल में, सम्राट अशोक के शासन काल में राजस्थान की कला संस्कृति में 7 वीडियो दिखते हैं, 4 वीडियो हिडन दिखते हैं। अभी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। मैं बता देता हूं अभी कि जो कला संस्कृति की प्लेलिस्ट है उसमें टोटल अभी करंट सिचुएशन में कितने सेशन हैं, यानी कितनी क्लासें हैं। तो उसमें टोटल जो क्लासें हैं वो आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7 ही क्लास है। ठीक है, क्लास ही 7 है। अब इसमें क्या दिखाई रखा है? वीडियोस जो है वो लिखा हुआ आ रहा है 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें क्लास तो हमने 7 ही की है, लेकिन 3 दिन जो है क्लासेस शेड्यूल की थी, लेकिन ऑन टाइम हमने क्लास को कैंसिल करना पड़ा कुछ कारणवश। तो इसीलिए वीडियोस 11 दिख रहे हैं, लेकिन क्लासें हिडन कुछ भी नहीं है। 7 क्लासें हुई है कर्म से, जिसमें चित्रकला की 2 क्लासें हैं, हस्तकला की क्लास है, ये आपके आभूषण है ना, और वस्त्र आभूषण के बाद आपके जो है वो व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व के बाद मेले हैं, और मेले के बाद आज क्लास की है त्योहार वाली। तो कुछ भी हिडन नहीं रखा गया, बिल्कुल आप आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति हुई है।
ठीक है, कहां हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है मोगलीपुत्र। किसने की है? मोगलीपुत्र ने की है। इस समिति में कथा वस्तु या कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। क्वेश्चन तो ये बन गया देखो कि कथा वस्तु नामक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कथा वस्तु नामक जो ग्रंथ है वो किस बौद्ध संगीति के अंदर जो है वो संकलित किया गया? तो ये किया गया था आपकी तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर। कब किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अभिधम पिटक का नाम एक भाग, जैसे 2 पिटक तो हमने पढ़ लिए थे, सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा पिटक जो है वो क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का भाग है क्या? कथा वस्तु। कथा वस्तु किसका पार्ट है? अभिधम पिटक का भाग है, और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये तीसरी बौद्ध संगीति हो गई। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो ये कनिष्क के शासनकाल में होती है, कश्मीर के कुंडल वन में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी गई है। अगर बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन बनते हैं ना तो ये 4 बौद्ध संगतियां आप 100% याद करो। इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपसे। इनसे जो क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा। कश्मीर के कुंडल वन में हुई, और कनिष्क कुषाण शासक थे, और इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने जो है वो की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने जो है वो इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अश्वघोष इस सभा के उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष जो थे वो इस सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो ये कल वाले सेशन में रह गया था, ये एनसीईआरटी से में रह गया था, यानी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मोस्ट है और जो क्वेश्चन के रूप में पूछी गई है बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम आपको अलग से करवाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं, एनसीईआरटी से। पेमेंट मांग कौन रहा है आपको? कौन पेमेंट मांग रहा है मेरे भाई? पेमेंट मांग कौन रहा है? तो कॉमर्स कैरियर पॉइंट। हम तो यही चिल्ला चिल्ला के आज लगभग 2018 से चैनल बनाया था। 2018, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए, और यही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया कोई भी पेमेंट का नहीं है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, पढ़ो। इसके बाद देखिए ये 4 बौद्ध संगतियां हो गई है, और इन 4 बौद्ध संगतियों के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदायों में बंट गया। एक संप्रदाय हीनयान और दूसरा संप्रदाय महायान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। बौद्ध भिक्षु थेरवादी संघ हीनयान कहलाया, और जो महासाधिक संघ था वो क्या कहलाया? महायानी कहलाया। बस अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। त्याग करना भी बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है। त्याग करना बहुत कठिन कार्य है। हम कुछ भी त्याग नहीं कर पाते हैं, है ना? तो क्या कंडीशन बनी सम्राट अशोक के सामने कि उन्होंने जो है वो युद्ध को त्यागा? आइए इस पे चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 7 से चर्चा करते हैं। अशोक स्तंभ आपके सामने दिया गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की, यानी चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र में इसका अर्थ यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नाम की किताब में हमें जो है वो चाणक्य के विचार जो है वो मिलते हैं। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं
जिसमें पहला शासक हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक हुआ है बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र थे, और तीसरा शासक हुआ है बिंदुसार का पुत्र अशोक। और इनमें सबसे ज्यादा जो महान शासक हुआ है वो हुआ है अशोक। कौन हुआ है? अशोक हुआ है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। तो ये आपने कौन से ऐप में देखा है मेरे को पता नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने। मैं तो आपको स्पष्ट कह चुका हूं, अब बाकी मुझे पता नहीं है कि आप कौन से ऐप से पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कहां से नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो, ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें जो लाल लाल टॉपिक यानी लाल बिंदु दिख रहे हैं ये सारे अभिलेख हैं, और जो काले बिंदु दिख रहे हैं जैसे कि तक्षशिला है, जैसे कि पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, ये सारे अशोक के काल के महत्वपूर्ण नगर हैं। और ये जैसे ब्रह्मगिरी, सोपारा, गिरनार, ये सारे ऐसे स्थान हैं जहां अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। अशोक के काल की अभिलेखों की प्राप्ति जहां से हुई है वो स्थान दिए गए हैं यहां पर। देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रहा, उज्जैन रहा और तक्षशिला रहा। देखिए, एक समय जो अशोक है इनकी राजधानी तक्षशिला रही, फिर जो है वो उज्जैन कर दी गई और पाटलिपुत्र भी इनकी राजधानी रही है। तो तीन जो है वो सम्राट अशोक की राजधानी रही है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इसके बाद देखिए, राज्य और साम्राज्य में भिन्नता। राज्य और साम्राज्य वैसे ही है जैसे राज्य क्या होता है, राज्य होता है जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और साम्राज्य क्या है, भारत क्या है, साम्राज्य है। राज्य छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता है, और हमें मौर्य काल का ज्यादातर प्रशासनिक व्यवस्था ही देखना है। क्या देखना है? प्रशासनिक व्यवस्था ही देखना है। तो देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट अशोक का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सम्राट अशोक इन सभी लोगों से टैक्स लेने के लिए क्या करता था, अलग अलग जो अधिकारी हैं उनकी क्या करता था, नियुक्ति किया करता था। जैसे कि वर्तमान में है, वर्तमान में भी तो ठीक ऐसा ही है कि अलग अलग जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, उनका कार्य होता है क्या लेना, टैक्स वसूल करना। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते अधिकारी उनको सजा भी दे देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखा करते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था और राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर जो है वो नियंत्रण रखता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर जो है वो बनाकर भेजा जाता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये बनते हैं क्वेश्चन। मौर्य काल में या सम्राट अशोक के काल में उत्तर पश्चिम जो है वो किस के लिए प्रसिद्ध था? भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है वो कंबल, कंबल होती है ना सर्दी में ओढ़ने वाली, उसके लिए प्रसिद्ध था।
दूसरा, जो दक्षिण भारत था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। इसके बाद संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? कर। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराने अनियमित ढंग से जो है वो इकट्ठे किए जाते होंगे। टैक्स तो आपको हर साल देना पड़ेगा। जैसे ही आप अध्यापक बन गए, आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000, तो आपको हर साल इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। लेकिन मान लीजिए आप जो है वो मंत्री जी से अपना स्थानांतरण करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो मंत्री जी को आपको नजराना देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। तो गिफ्ट जो है वो कभी कभार दिया जाता था या कभी कभार लिया जाता था, गिफ्ट यानी नजराना। लेकिन जो टैक्स है वो टैक्स हमेशा भरना पड़ता था। टैक्स जो है वो हमेशा भरना पड़ता था। ठीक है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। इसके बाद राजधानी में सम्राट मैक्सथनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैक्सथनीज किसके राजदूत थे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सथनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में थे और ये पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में और बहुत बार रिपीट होके पूछा जा चुका है। मैक्सथनीज ने जो कुछ देखा उनका विवरण इस प्रकार करते हैं मैक्सथनीज कहते हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब भी राजा जनता के सामने आता तो क्या होती थी, शोभा यात्रा होती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे, हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, जो पेड़ होते हैं ना उनको लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड बैठा रहता था। यानी जैसे पेड़ के छोटे छोटे भाग लेके चलते थे, छोटे पेड़ लेके चलते थे और उन पेड़ों के ऊपर जो है क्या बैठे रहते थे, तोते बैठे रहते और तोतों को बहुत बेहतरीन प्रशिक्षण दिया होता था। आज प्रधानमंत्री के भी काफिले में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के भी काफिले में ऐसा नहीं है। ऐसा था उस समय मौर्य साम्राज्य के काल में कि पेड़ों के ऊपर तोते बैठे रहते थे जो सम्राट के सर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए होते थे। राजा जो है वो हथियारबंद महिलाओं की स्थिति देखिए, महिला जो थी वो राजा की सुरक्षा में लगी हुई थी, हथियारबंद जो भी उनके पास हथियार थे वो। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। यानी राजा की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई राजा एक कमरे में 2 रात से ज्यादा सो नहीं सकता था। जब भी भोजन करता, पहले उनका नौकर वो भोजन खाता था। अगर वो नौकर सही रहता, यानी नौकर को कुछ नहीं होता, फिर राजा खाता। सुरक्षा में महिलाएं चारों तरफ से उसको घेरे रखती थी। ऊपर जो है तोते उड़ते रहते थे। तोतों को विशेष प्रशिक्षण दिया होता था कि अगर कोई खतरा हो तो तुरंत वो अपनी आवाज निकाल कर जो है वो क्या कर सके, बोल सके, बता सके। ठीक है। इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की चर्चा यहां पर की गई है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज बने हुए। बुर्ज क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दुर्ग है, दुर्ग के बीच में इस तरीके की जो दीवारें बनी होती है मोटी मोटी ना, जैसे आपने जैसलमेर दुर्ग के, अजमेर दुर्ग के या बाकी किसी न किसी दुर्ग के देखी होगी, ये बुर्ज कहलाते हैं। ठीक है। 64 द्वार हैं। कितने? 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। इसके बाद अशोक एक अनोखा सम्राट, आइए इसकी चर्चा करते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। वह
ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों और जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक है जिन्होंने, जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं ना रेडियो के माध्यम से, तो वैसे ही सम्राट अशोक अपने मन की बात कहते थे अभिलेख के माध्यम से। वो शिलालेख लिखवा देते थे, जो भी उनको जनता को संदेश देना होता था वो क्या करते थे, उसको लिखवा देते थे, और वो शिला या पत्थर जो है वो नगर के बीच में या जहां उनको संदेश देना होता था वहां पर वो पहुंचा देते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ बुर्ज मतलब खंबे, खंबे नहीं होते हैं जैसे हमारे मकान चिनते हैं, तो आजकल तो क्या है कि एक छोटा सा पिलर देते हैं बीच में, लेकिन पहले क्या होते थे कि दुर्ग बहुत बड़े बड़े होते थे, तो दीवार की मजबूती के लिए बीच में एक मोटा पिलर दिया जाता था, है ना, जैसे आजकल सरिये का पिलर दिया जाता है ना, वैसे ही, ठीक वैसे ही। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, ये बात जरूर याद रखना। प्राकृत तो भाषा है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। इसके बाद देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख क्या कहता है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ। 1,50,000 लोगों को तो बंदी बनाया गया, 1 लाख लोगों को मारा गया युद्ध में, दोनों तरफ से ही मरे होंगे। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और शर्मक यानी श्रमिक भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मुझे धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है, यानी अब मैं रणघोष नहीं बजाऊंगा युद्ध का, अब मैं शांति से रहूंगा, धर्म पालन करूंगा, यानी अब मैं युद्ध का त्याग कर रहा हूं और दूसरों से भी इस प्रकार का जो है वो मैं प्रयत्न करूंगा, लोगों को समझाने का, अन्य शासकों को समझाने का कि वो भी जो है वो धर्म का पालन करें, युद्ध का त्याग करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म से बना है ना, संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। यानी कहीं ना कहीं सम्राट अशोक ने जब लाखों लोगों की लाशें देखी ना, तो उनके भाव जागृत हो गए और उन्हें लगा कि यार क्या करांगे, आपा एक भूमि के टुकड़े ने जीतना खातर हजारों लाखों लोगों की लाशा बिछा दी, जखा अपना आदमी भी मरे है, साम लगा भी मरे है। यार आप तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। और उनको ऐसा फील हुआ। अभी जब पीछे लंपी महामारी फैली राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, लाखों पशु मारे गए, पशुओं को ऐसे ही फेंक दिया गया और ऐसी गंदी हालत हुई पशुओं को। और मेरे जैसे जो लोग थे वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, गाय सेवा परम सेवा, गाय हमारी माता है, गाय को बचाना हमारा धर्म है। कोई तो महापुरुष ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए, ये कर दिया जाए। वो कभी अपने घर से निकलकर गाय को रोटी तक नहीं देते थे, और अगर उनके खेत में जाके देखोगे तो करंट वाले तार लगे हुए थे, करंट वाले तार, कि कोई गाय जो है ना खेत में घुस ना जाए।
और सोशल मीडिया पर गाय हमारी माता है, और खेत में करंट वाले तार, और सोशल मीडिया पर गाय हमारी माता है। उनका जब आपने करंट के तार बांधे तो क्या आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि ये जो गाय है या अदर पशु जितने भी हैं, चाहे रोज हो, हिरण हो, कोई भी पशु हो, वो बेचारा कहां जाएगा? जितने भी जंगल थे उस पे तो हमने कब्जा कर लिया, सरकार ने कब्जा कर लिया। अब बचे क्या? पशुओं के खाने के लिए क्या बचा? खेत में वो बेचारे खेत में एक बूंटा खाते थे और मालिक उसको 4 डांग मारता था। चलो डांग मार के वो पशु ये सोचता था कि चलो 4 डांग मैंने खाए हैं, कम से कम एक बूंटा खा के पेट तो भरा है। अब तो हम इतने जालिम हो चुके हैं, हम भगवान के, हे भगवान तू केक रह गए, गाया ने सारे ने मरा दी है भगवान। भगवान को बार बार कह रहे हैं, अरे भगवान के करिए, अपा अपना हाथू करिए। खेता में दवाई छिड़की, जहर छिड़क के हर साल आपा लाखों जीव जंतुआ ने मारा। कौन मारा? वे भी तो भगवान का बनाया है। और हर साल करंट लगा के पशुआ ने कितो परेशान करा। सोचो थे रोटी मांगन जाओ रसोई में, और रसोई में जिकी थाली हो जिखे में रोटी खाओ, बे मुझे करंट लगाए हुए तो कि जिये ही टाबर थाली का हाथ लगाओ करंट लागे पहले जोर गोशो है। और भगवान 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 बेरो को नहीं के कर रहे गए लाख हो गए। अरे भगवान की कौन करियो? भगवान को के दोष है? दोष तो आपनो है सारो। आपनो दिल कौन सजे से? आप कलयुग में जी रहा। इस बंदे का, अशोक का दिल में भाव उठ गए, और भाव उठे तो उसने त्याग दिया कि छोड़ो, अब नहीं जीतूंगा, अब तो चाहे मैं कंगाल क्यों ना बन जाऊं, अब किसी से युद्ध नहीं करना। तो कम से कम आप कुछ तो करो भाई। आपका जब टाइम आए, अब आप जैसे ही नौकरी लगोगे तो आपका टाइम आएगा, घर के प्रमुख बन जाओगे। तो जब आप घर के प्रमुख बन जाओ ना, तो सबसे पहले एक ही काम करना कि अपने खेत में जो तार वाले बंधे ना, कांटों वाले नहीं, वो करंट वाला तार बंधा है ना, सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, जिन जिन के खेत हैं अपने घर वालों को समझाओ कि रुखाड़ी कर ले, लेकिन किसी पशु के करंट तो मत लगाओ यार। जब आपके, अभी तो चलो आप अपने पिताजी के, भाई पिताजी जो कहे कहना पड़ता है, हम पिताजी के विपक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन हो सकता है अगले 5 सालों में वो खेत पर आपका नियंत्रण हो, क्योंकि आप पैसे कमाने लगोगे तो आप थोड़े प्रमुख बन जाओगे। तो जब आप प्रमुख बन जाओ ना, तो ये काम करना सबसे पहले कि अगर आपके खेत में कांटो वो करंट वाला तार लगा है तो उसको खुला देना है ना। अपने मन में भाव, हमारे इस टाइम हमारे मन के भाव मर चुके हैं हमारे मन के भाव। हमें दया नहीं आती है, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई मर रहा है, मरे तो मरे, अपने को क्या लेना है। हमारे भाव खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सबके हो गए, बट ज्यादातर लोगों के हो गए हैं। ये देखिए सम्राट अशोक का जो है वो पूरे अभिलेख है, ये अशोक का कलिंग युद्ध देखिएगा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये जो उड़ीसा है आपका, उस उड़ीसा का ही क्या नाम है? ये है कलिंग। ये जो कलिंग है ये वर्तमान में उड़ीसा है। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा यानी नफरत हो गई, और उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। भविष्य में कभी भी युद्ध वो जो है वो नहीं करेंगे। अशोक का धम देखिए, अशोक का धर्म, धम यानी धर्म। अशोक ने धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं की। अशोक ने कहा कि यह जरूर नहीं है कि आप मंदिर में जाके भगवान के आगे जाके बैठे, उनकी प्रार्थना करें या उनको प्रसाद चढ़ाएं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप कोई पूजा अर्चना करें, यह भी जरूरी नहीं है। आप क्या करें? उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही यह उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हो। किसके उपदेशों से? बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हो। अशोक ने धम्म महामात नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया,
और ये धम्म महामात का कार्य क्या होता था? धर्म की शिक्षा देना, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा जो है वो देता है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत जो है वो भेजे हैं। ये देखिए नंदी का चित्र दिख रहा है आपको, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का जो है एक नमूना दिखाई दे रहा है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक क्या कह रहा है? अशोक ये कह रहा है कि देखो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, बच्चे का विवाह होता है, या आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, तो तरह तरह का आप कर्म कांड करते हैं, तरह तरह की आप पूजा प्रार्थना करते हैं जो कि किसी काम की नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो बहुत ज्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमिक दोनों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। यानी मैं अपने धर्म की प्रशंसा करूं और दूसरे के धर्म की निंदा करूं, यह बात बहुत ज्यादा गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यह है आपकी, देखो लिपि दिखाई गई है यहाँ पर। जैसे ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि का एक अक्षर है। ये देवनागरी लिपि का अक्षर है जिसमें आप ए देख रहे हो। अपन तो आई आवे पढ़नो। ये बांग्ला लिपि है, ठीक है, ये मलयालम है और वो तमिल है। ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहां आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख रहे हो। ए को ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में और तमिल में ऐसा लिखा जाता है। देखिए, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और जितना डाटा एनसीईआरटी में है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूं पहले। इसके बाद हम इन सारे टॉपिकों को करने के बाद फिर जब देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन को करते समय हम जिस तरीके से टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक के मिनिमम 100 क्वेश्चन करेंगे। और तब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन में हैं और टॉपिक में हमने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी में। उन टॉपिकों को, उन चीजों को हम क्वेश्चनों के रूप में कवर करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो उस चीजों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ठीक है, विस्तार, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो डिटेल क्वेश्चन करेंगे, यानी एमसीक्यू के रूप में करेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी व्याख्या कर देंगे। और व्याख्या से क्या होगा, जो चीज बच गई है वो वहां से कवर हो जाएगी। अभी हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, जितने फैक्ट एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो मैं आपको एक छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाहर के फैक्ट हम फिर बाद में अलग से पढ़ लेंगे। अगर हमें फील होगा कि इस टॉपिक में ये फैक्ट कम रह गए हैं तो उनको हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। यह विश्व के इतिहास की थोड़ी सी चर्चा की गई है जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, वो हमारे काम की नहीं है। और पढ़ लेते हैं। अब तो 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने के उद्देश्य से उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह जो है वो सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ता था। 100 से 200 मीटर की दूरी इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज क्या होते हैं? ये है बुर्ज। ये क्या है? ये बुर्ज है। ये जो है ये भी बुर्ज है। इससे दीवार को मजबूती भी मिलती है।
लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंदू यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर संक नामक एक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ। हालांकि ये हमारे संघ साम्राज्य हमारे जो है वो पार्ट में नहीं है सिलेबस के, और इसके कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, और जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं किया। यानी मौर्य के बाद शक शासक, शक के बाद गुप्त शासक आते हैं, और शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शून ने एक राज्य की स्थापना की। शूनों के बाद कर्ण और कुछ और वंशों का जो है शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमोत्तर भारत तथा मध्य भारत का शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए, और 2100 साल पहले यानी 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल पहले तक टिका रहा, और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब देखो मौर्य साम्राज्य में कुछ चीजें बची है, एक आधी लाइन बची है, जैसे कि किस किस को कहां कहां भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। कहां करेंगे, क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था आई थी ना, प्रशासनिक व्यवस्था में हमने ये पढ़ा कि यहां पर जो है कर लेने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, है ना, किस तरीके से कर लिया जाता था ये देखा हमने। और कुछ चीजें मैं ये कह रहा हूं कि 100% तो नहीं आया है, लेकिन कुछ चीजें इसमें रह गई है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था का कुछ पार्ट इसमें आया, टैक्स वगैरह की चर्चा की गई, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसमें रही है। हम अभी क्या कर रहे हैं, जितना आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर में है उतना कवर कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो जो चीजें एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चनों के रूप में पूछी गई है उनको वहां पर व्याख्या सहित पढ़ लेंगे। बहुत बाद में जुड़ा हूं, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास से कर रहा हूं, मैटर बहुत अच्छा है, आपको धन्यवाद सर जी। लेकिन क्लास 11 के बाद क्लास कहां पर है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हो सकता है कि 11 के बाद सीधे 13 आ गया हो, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे कर्म गलत हो जाता है, कर्म जैसे 11 के बाद सीधे मैंने 13 लिख दिया हो, 12 छूट गया हो। बाकी सारी क्लासें कर्म से ही है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है उन क्लासों में। वो सारी क्लासें देखेंगे तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारी क्लासें आपको करवाई हुई है वहां पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और कुछ भी आपका बचेगा नहीं। बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, कोचिंग से, गाइड से, वो पढ़ते रहो। और एनसीईआरटी को मुख्य आप एनसीईआरटी को मानो, सहायक में आप जो पढ़ना चाहो वो पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सहायक बुक मत पढ़वा, मुख्य अपना बेस एनसीईआरटी होना चाहिए। इसके बाद आपको लगा कि यार हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आपके मन में आता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रशासनिक व्यवस्था और पढ़नी है, तो आप उसको कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12 तो क्लास 12 नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि हो सकता है कि मुझसे ये क्रम में गलती हो गई हो। 11 के बाद सीधा मैंने वो लगा दिया हो, क्या लगा दिया हो, 13 लगा दिया हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। क्रम आप क्लास के ऊपर क्रम लिखा हुआ ना देखे, आप क्रम देखे वहां पे लिखा हुआ। कहां पे लिखा हुआ, 11 नंबर क्लास की बात कर रहे हैं ना आप। मैं 1 मिनट पहले लिस्ट लिखा के बता ही देता हूं आपको, आपके मन के डाउट को मिटाने का प्रयास करता हूं। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये हो गई आपकी 9, 10, 11। 11 के बाद आपको 14 दिख रहा है ना, 11 के बाद आपको सीधे 14 दिख रहा है।
हाँ तो भैया यहाँ पर क्या है कि मुझसे क्रम में गलती हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 इसके बाद का क्रम सही है और क्रम में गलती हुई है, बाकी सब कुछ सही है। और हो सकता है कि कोई वीडियो यहाँ पे डलने से रह गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से चेक कर लूंगा, ठीक है ना। कुछ क्लासों का क्रम चेंज हो गया है, जैसे 8 ऊपर है और 8 नीचे नहीं दिख रही है। 8 नंबर क्लास देखो, आपको थोड़ा सा क्रम में दिक्कत है तो क्रम में और सेट कर दूंगा, ठीक है। आप क्रम किसका देखें, जो पीडीएफ जो स्लाइड शुरू होती है ना क्लास की, वहां का क्रम देख ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, और मिलते हैं आपसे फिर से एक और नए बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते